पहले मैंने 4 पार्ट ऑलरेडी 4 चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। उसे देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको NCERT नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें सारे ही चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। और इस चैप्टर में हम लोग 75 MCQ देखेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस एक वीडियो में। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ को 2 तरीके से बांटा गया है, 2 तरीके से वर्गीकरण किया गया है। पहला वर्गीकरण किया गया है फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, यानी कि भौतिक गुणधर्म के आधार पर, और दूसरा वर्गीकरण किया गया है केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, यानी कि रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक प्रकृति के आधार पर। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर वर्गीकरण किया गया है उस पर आधारित प्रश्नों को। इसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा हम उसमें देखेंगे जो पदार्थ को केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर बांटा गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, उस पर आधारित प्रश्नों को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला हमारा सवाल है, प्राचीन भारतीय दार्शनिक के अनुसार पदार्थ कितने मूल तत्वों से मिलकर बना है? जब वैज्ञानिकों को पता नहीं था पदार्थ क्या है, इसे किस तरह से बांटा जाए, तब सबने अपना अपना परिभाषा दिया और प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने कहा कि दुनिया में जो भी पदार्थ है, चाहे सजीव हो निर्जीव हो, सब 5 मूल तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, तो 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 5 मूल तत्व कौन कौन सा है? हवा है, उसके बाद आग है, पानी है, आकाश है यानी कि स्काई, और पृथ्वी। इसे कहा गया पंच तत्व। तो इसी पंच तत्व से मिलकर के दुनिया की हर वस्तुएं, हर चीज बनी है, ऐसा उन लोगों का मानना था। निम्नलिखित में से कौन एक पदार्थ के संबंध में असत्य है? गलत बताना है। यह अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल सही है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी सही है। देखिए बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत सारी बातें आपको पहले से रटा हुआ है, पता है। पदार्थ के कण के पास गतिज ऊर्जा होती है, तो ये बिल्कुल सही है। पदार्थ के कण के पास पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि उसके पास गति होती है। पदार्थ के कण विराम अवस्था में होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, पदार्थ के कण कभी भी विराम अवस्था में नहीं होते हैं। अगर मान लो पदार्थ ठोस है, तब पदार्थ के कण कंपन करेंगे अपने जगह पे। ये देखो आप, ये पदार्थ के कण देखो सॉलिड के केस में कितने पास पास हैं, बहुत ही पास पास हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में देखो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ स्थान है, जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हो ये कुछ रिक्त स्थान है। और गैस में देखो कितना ज़्यादा रिक्त स्थान है, ये व्हाइट वाला पार्ट रिक्त स्थान को दिखा रहा है। गैस में देखो, गैस और लिक्विड के केस में पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, आराम से मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह। लेकिन सॉलिड के केस में पार्टिकल्स क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइटली क्लोजली पैक्ड होता है, उनके बीच में रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है, तो वो फ्रीली मूव नहीं करते हैं, लेकिन अपने जगह पे कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो डी इस सवाल का राइट आंसर है। तापमान बढ़ाने के साथ, तापमान के बढ़ने से पदार्थ के कणों की गति, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। किसकी? पार्टिकल्स की, वस्तु की नहीं, पदार्थ की नहीं, पदार्थ के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब है कि गति इंक्रीज कर जाती है, यानी गति बढ़ जाती है। तो तापमान बढ़ाएंगे तो पदार्थ के कणों की गति बढ़ती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? ये कहलाता है विसरण। विसरण को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का एग्जाम्पल, जैसे किसी कोने में, मान लो किसी कोने में, घर के किसी भी कोने में अगर अगरबत्ती जल रही है तो उसकी खुशबू हमारे नाकों तक पहुंच जाती है। ये एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का। यानी डिफ्यूजन का मतलब होता है, मान लो 2 अलग अलग पदार्थ हैं, वो पदार्थ कणों से मिलकर बना है। एक और पदार्थ है, मान लो ये पदार्थ ए का कण है, ये पदार्थ बी का कण है, बी का पार्टिकल है, ये वाला पदार्थ बी का पार्टिकल्स है। अगर आप इसे छोड़ दो तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, अपने आप मिल जाएंगे, आपको मिलाना नहीं है, ये अपने आप ही मिलेगा। तो ये प्रोसेस ही कहलाता है डिफ्यूजन। नदी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सब घुली हुई होती है, जिससे कि नदी में रहने वाले जो जीव जंतु है या फिर नदी के अंदर जो पौधे होते हैं वो जीवित रहते हैं। उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये जो ऑक्सीजन होता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पानी में घुला हुआ होता है, क्या हम उसे घुलाते हैं? हम लोग तो नहीं घुलाते हैं, ये अपने आप ही घुल जाता है। वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है और जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, वाटर पार्टिकल्स और गैस के पार्टिकल्स आपस में अपने आप ही मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये जल में घुलते हैं। तो कभी भी पूछे कि ठोस, द्रव, गैस में किसका डिफ्यूजन सबसे फास्ट होता है, तो याद रखिएगा गैस का डिफ्यूजन सबसे फास्ट होता है,
उससे कम होता है लिक्विड का और सबसे कम होता है सॉलिड का। सॉलिड का डिफ्यूजन आप बोलोगे कि नहीं होता है। दो सॉलिड्स को अगर आप एक साथ रख दो तो क्या इनके पार्टिकल्स अपने आप मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे कभी भी। लिक्विड में ये स्लो होता है, लेकिन गैस में काफ़ी फास्ट होता है। दो गैस आपस में जल्दी ही मिक्स हो जाते हैं अपने आप। गर्म करने से विसरण का दर डैश होता है। गर्म करने से क्या होगा? विसरण का दर फास्ट हो जाएगा, तेज हो जाएगा, क्योंकि गर्म करेंगे तो गैस के जो पार्टिकल्स होंगे या फिर पदार्थ के जो पार्टिकल्स होंगे वो और तेजी से मूव करेंगे, और तेजी से गति करेंगे, और तेजी से गति करेंगे तो वो तेजी से मिलेंगे एक दूसरे से, तो ये विसरण का दर फास्ट हो जाता है। जो स्थान घेरे और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो क्या कहलाता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पदार्थ कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन एक पदार्थ नहीं है? वायु एक पदार्थ है, इतर की सुगंध पदार्थ है, बादाम पदार्थ है। क्या होता है पदार्थ? जिसके पास कुछ द्रव्यमान हो, जो कुछ स्थान घेरे। तो ये सब के पास मास है और कुछ न कुछ स्थान घेरता है। विचार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विचार हो गया, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, दर्द हो गया, ये सब क्या है? पदार्थ नहीं होते। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इतर की सुगंध बोले तो गैस, इतर की जो सुगंध है यहाँ इसका मतलब है गैस। जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित हो क्या कहलाता है? तो आप सभी को पता है ठोस, इसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है, तो ए इसका राइट आंसर। ठोस का गुण नहीं है, इनमें से बताना है कि कौन सा ठोस का गुण नहीं है। यह असंपीड्य होता है, ठीक है, असंपीड्य यानी कि इनकम्प्रेसिबल। एक होता है कंप्रेसिबल, ठीक है, कंप्रेसिबल यानी कि जब मैं आपको बोलूं, जब आपसे कहा जाए कोई वस्तु दे करके इसे कंप्रेस करो, तब आप क्या करोगे? उस पर दबाव डालोगे। अगर वो दब गया तो हम बोलेंगे कि ये कंप्रेस हो गया, अगर नहीं दबा तो हम बोलेंगे कि कंप्रेस नहीं हुआ। तो मान लो आपको ईंट दे दिया, किसी ने एक ईंट दे दिया, बोला उसको दबाओ, क्या आप इसको दबा पाओगे? आप इसको जब कंप्रेस करोगे तो क्या इसका वॉल्यूम कम होगा? नहीं होगा। तो जो ठोस होता है वो असंपीड्य होता है, यानी ये कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो ये बिल्कुल सही है। मान लो ठोस पर बल लगाते हो तो हो सकता है उसका आकार चेंज हो जाए, लेकिन जैसे आप बल को हटाओगे वो अपने मूल आकार में वापस आ जाएगा, और उससे भी ज़्यादा अगर फोर्स लगा दिए तो वो टूट जाएगा। तो ये ठोस का गुण है। इसके कण काफ़ी नज़दीक नज़दीक होते हैं, बिल्कुल सही है। ठोस के कण सबसे नज़दीक होते हैं, उससे दूर होते हैं द्रव के, और सबसे ज़्यादा दूर होते हैं गैस के। इसका आयतन निश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है, गलत है। इसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक ठोस का उदाहरण नहीं है? रबर बैंड, चीनी, स्पंज, ये सब क्या है? ठोस का उदाहरण है। शहद इसका राइट आंसर होगा, ये द्रव का उदाहरण है। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है क्या कहलाता है? तो ये क्या होगा? लिक्विड, द्रव। द्रव का शेप ये फिक्स नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम ये तो फिक्स होता है, तो बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव का गुण नहीं है, द्रव का प्रॉपर्टी नहीं है? इसकी संपीड़ितता बहुत अधिक होता है, तो ये गलत हो गया। इसकी संपीड़ितता नहीं के बराबर होता है। देखिए ठोस तो असंपीड्य होता है। कभी भी कंप्रेसिबिलिटी पूछे कि ठोस, द्रव, गैस में किसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ठोस तो कंप्रेसिबल होता ही नहीं है, तो इसकी तो सबसे कम। उससे कम द्रव, द्रव का भी आप बोल सकते हो कि नहीं के बराबर होता है। द्रव को भी अगर आप दबाना चाहो तो वो बहुत ही कम दबता है, यानी कि बहुत ही कम कंप्रेसिबल होता है। लेकिन गैस हाईली कंप्रेसिबल होता है। गैस को आप आराम से इस पर प्रेशर डाल करके इसके डेंसिटी को चेंज कर सकते हो, इसके वॉल्यूम को चेंज कर सकते हो। इसके कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, तो ये सही है। गैस के कण, द्रव के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, ठोस के बस कंपन करते हैं अपनी जगह पे। इसका आयतन निश्चित होता है, तो ये बिल्कुल सही है। आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। इसका आकार निश्चित नहीं होता, तो ये गलत हो गया। डी हमारा सॉरी, ये भी सही है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है, बिल्कुल सही है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है, तो ए हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक गैस का गुण नहीं है? इसके कणों के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है। तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ये नहीं के बराबर होता है, तो ये सही है। यह संपीड़ित होता है, बहुत ज़्यादा संपीड़ित होता है। आपने सुना होगा CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यहाँ गैस को क्या किया जाता है? कंप्रेस्ड किया जाता है। उसके बाद LPG आपके घरों में, उसमें भी सिलेंडर में जो पेट्रोलियम गैस होता है उसको कंप्रेस्ड किया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर मरीजों के लिए हॉस्पिटल में यूज होता है। उसके बाद फायर, आग बुझाने वाला जो सिलेंडर आता है जिसमें CO2 गैस भरी होती है, इसको भी कंप्रेस्ड करके डाला गया होता है। तो इसका आकार तो ये संपीड़ित होता है, बहुत ही ज़्यादा संपीड़ित होता है। इसका आकार निश्चित होता है, गलत है। ना तो इसका आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है। तो इसका आयतन अनिश्चित होता है, ये सही है।
ये भी सही है, ये भी सही है। सी हमारा राइट आंसर होगा। इसका आकार निश्चित होता है, ये गलत है। गैस के अधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में रखा जा सकता है। यह गैस के किस गुण के कारण संभव है? क्योंकि गैस बहुत ही ज़्यादा संपीड्य है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाईली कंप्रेसिबल होता है गैस, इसीलिए गैस के अधिक आयतन को हम लोग कम आयतन वाले सिलेंडर में रख सकते हैं। होगा क्या, मान लो ये कोई कंटेनर था, इसमें गैस भरा हुआ था। अभी ये गैस क्या है, ये इस कंटेनर का पूरा आयतन ऑक्युपाई करके रखा हुआ है, पूरा आयतन का जगह ले लिया है। लेकिन हम क्या करेंगे, इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर डालेंगे। जैसे ही प्रेशर डालेंगे अब क्या होगा, ये सारे गैसेस पार्टिकल्स थोड़ा नज़दीक नज़दीक आ जाएगा। यानी देखो पहले इतना वॉल्यूम ले रहा था, अब इतना ही वॉल्यूम ले रहा है कंटेनर का, क्योंकि ये ज़्यादा कंप्रेसिबल है। हमने इसे कंप्रेस कर दिया प्रेशर डाल करके। अब इसके मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। और गैस पर जब हम प्रेशर डालते हैं, अगर हम ज़्यादा प्रेशर डालें तो वो गैस से लिक्विड भी बन सकता है और गैस से सॉलिड भी बन सकता है। दोनों चीज़ बनाया, दोनों अवस्था में लाया जा सकता है गैस पर प्रेशर डाल करके। और ये सब पॉसिबल होगा सिर्फ कंप्रेसिबिलिटी के कारण, संपीड्यता के कारण। जो घरों में एलपीजी सिलेंडर होता है, एलपीजी सिलेंडर, उसमें भी पेट्रोलियम गैस लिक्विड के फॉर्म में होता है। लिक्विड के फॉर्म में कैसे आया, इसी तरह से आया। पहले गैस था तो उसके पार्टिकल्स दूर दूर थे, बाद में प्रेशर डाला गया तो उसके पार्टिकल्स काफ़ी पास पास आ गए, इतने पास पास जितने कि लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं। तब ये गैस से लिक्विड में हो गया कन्वर्ट। एलपीजी का मुख्य घटक कौन है, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन। C4H8 ये फार्मूला, C4H10 ये फार्मूला होता है ब्यूटेन का। एलपीजी से दुर्गंध आती है क्योंकि इसमें मिलाया जाता है। अब एलपीजी ये ज्वलनशील होता है और इसके पास कोई गंध नहीं होता, अपना कोई रंग नहीं होता। अगर लीक कर गया, कहीं आग के कांटेक्ट में आ गया तो इसमें आग पकड़ सकती है और सिलेंडर फट सकता है, दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में इसके अंदर मिलाया जाता है इथाइल मरकैप्टन, जिसके पास बहुत ही खराब दुर्गंध होता है, बहुत ही बुरी स्मेल आती है इथाइल मरकैप्टन के कारण एलपीजी से, जिससे हमें पता चल जाता है कि कहीं पर गैस लीकेज हुआ है। एक सवाल है जो पूछा जाता है एग्जाम में, भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी जिसके कारण बहुत सारे मजदूरों की मृत्यु हो गई थी? तो याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। यही गैस, ये काफ़ी जहरीली गैस है, काफ़ी जहरीली गैस है। यही गैस लीक हुई थी और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी भोपाल के अंदर। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रुप डी में पूछा गया पिछले साल, इस बार भी पूछा जा सकता है। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस याद रखिएगा। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का मुख्य घटक है मीथेन, इसमें मीथेन सबसे ज़्यादा होता है, मीथेन गैस। वस्तु का तापमान बढ़ाने से निम्न में से क्या नहीं होता? वस्तु का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ये तो नाइंसाफ़ी है। किसी वस्तु को अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो गति थोड़ी ना करने लगेगी, चलना थोड़ी ना स्टार्ट कर देगा वो, तो ये गलत है। वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ये गलत है। वस्तु के जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी वस्तु के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ये सही है। अगर वस्तु ठोस है तो उसके कण अपने जगह पर तेजी से कंपन करने लगते हैं, बिल्कुल सही है। अगर द्रव या गैस है तो और तेजी से फ्रीली मूव करने लगेंगे। अगर वस्तु द्रव या गैस हो तो वह तेजी से गति करने लगते हैं, तो ये सही है। यानी हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, वस्तु की गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को डैश कहते हैं। पहले सॉलिड था, बाद में क्या हो गया? गैस हो गया। पहले सॉलिड था, बाद में लिक्विड हो गया, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? संगलन। संगलन को हम लोग गलन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग मेल्टिंग भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग फ्यूजन भी बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना संगलन कहलाता है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है वह इसका कहलाता है, गलनांक कहलाता है। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग गलन बोलते हैं, और जिस तापमान पर ऐसा होता है उसे हम लोग गलनांक बोलते हैं। गलनांक को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक सेल्सियस नहीं होता है। हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, दैनिक जीवन में टेम्परेचर को सेल्सियस में मेजर करते हैं, बट टेम्परेचर का एसआई यूनिट सेल्सियस नहीं होता है, केल्विन होता है इसका एसआई यूनिट। 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.16 केल्विन। ठीक है, 273.16 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कभी भी केल्विन में हमें टेम्परेचर पता करना होता है तो जो सेल्सियस में मान दे रखा होता है उसी में 273 पॉइंट में 1 और 6 ऐड कर देते हैं। आप सिंपली 273 भी याद रखो। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, अगर इतना भी याद रखते हो तो काम चल जाएगा।
अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया में क्या समान रहता है? जब अवस्था में परिवर्तन होगा तब तापमान नियत होगा। इस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। जब अवस्था में परिवर्तन होगा तब तापमान नियत होगा, क्योंकि जो भी हम हीट देते हैं, जो भी हम हीट सप्लाई करते हैं, वो सारा हीट वस्तु को टेम्परेचर को बढ़ाने में ना लग करके उसके अवस्था को परिवर्तन करने में लग जाता है। और ये जो हीट होता है इसे हम लोग बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट बोलते हैं इसे। लैटेंट हीट वो हीट होता है जो अवस्था में परिवर्तन करता है लेकिन टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता है। तो जब अवस्था में परिवर्तन होगा तब तापमान नियत होगा, और जब तापमान में परिवर्तन होगा उस समय अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका डैश कहते हैं। द्रव उबलने लगता है किस ताप पर जाकर के? अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर के, यानी कि क्वथनांक बोले तो बॉइलिंग पॉइंट। डैश बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? तापमान हो जाएगा। तापमान भी होता है और दाब भी होता है। प्रेशर अप्लाई करके, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पेट्रोलियम गैस होती है वो गैसेस फॉर्म में होती है, लेकिन सिलेंडर के अंदर भरा जाता है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करके। प्रेशर अप्लाई करने से क्या हो जाता है? उसके पार्टिकल्स पास आ जाते हैं और वो गैस से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो क्या किया हमने? प्रेशर अप्लाई किया और लिक्विड फॉर्म में ले आया, यानी कि अवस्था को बदल दिया। साथ में हम लोग तो जानते ही हैं कि अगर हम द्रव को अगर ठंडा करें तो वो ठोस हो जाएगा, गैस को अगर ठंडा करें तो लिक्विड हो जाएगा, और ठंडा करें तो ठोस हो जाएगा। तो अवस्था में परिवर्तन हम लोग तापमान में परिवर्तन और दाब में परिवर्तन करके भी कर सकते हैं। तो सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है? ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि कोई सॉलिड है, आप इसको गर्म करोगे तो लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। बिना लिक्विड स्टेट में, बिना द्रव अवस्था में आए ही गैस में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, कैम्फर, कपूर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, आयोडीन, ये सब आपको 4-5 नाम है जो याद रखना पड़ेगा। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन और आयोडीन। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अब देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है? ठोस है, इसे हम लोग शुष्क बर्फ बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ये ठोस कैसे हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले गैस था, इसके ऊपर बहुत ही हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिससे इसके जो पार्टिकल्स हैं इतने पास आ जाते हैं, इतने क्लोज आ जाते हैं जैसे कि किसी ठोस के पार्टिकल्स होते हैं। इसीलिए डायरेक्ट गैस से ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्ट गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे इससे प्रेशर हटेगा, यानी जो हमारा वायुमंडलीय दाब है अभी, जैसे इस वायुमंडलीय दाब में इसको लाया जाएगा, ये डायरेक्ट सॉलिड से फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ऊर्ध्वपातन करता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं। गैस को द्रव में बदला जा सकता है। गैस को बदलना है द्रव में, लिक्विड, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा? इसको ठंडा करना पड़ेगा, यानी कि हीट यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा? तापमान घटाकर। गैस को द्रव में बदलना है तो तापमान घटा करके, या फिर बोल सकते हो दाब बढ़ा करके। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब गैस पर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, ये सब क्या होगा? पास आएंगे और ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर बोल सकते हो तापमान घटा दो, ठंडा कर दो, हीट निकाल लो, गैस से द्रव में बदल जाएगा। दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। पास्कल को ही हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखो, दोनों यूनिट याद रखो, पास्कल भी और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी। एक एटीएम बराबर होता है 1.01 गुने में 10⁵ पास्कल। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 ATM = 1.01 × 10⁵ पास्कल। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्पन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं वाष्पीकरण, या फिर वाष्पीकरण, या फिर बोल दो इवापोरेशन। एक तो द्रव से, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना होता है। जैसे मान लो मैंने ले लिया पानी, तो पानी वाष्प में बदल जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस पे ये पानी वाष्प में बदलेगा, उस समय हम बोलते हैं कि ये क्वथन हो रहा है। ठीक है, क्वथन हो रहा है, या फिर बोल दो इसको बॉइलिंग हो रहा है, या फिर बोल दो वेपराइजेशन। ये सब नाम है। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी जब कोई द्रव अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में बदलता है,
उस समय हम बोलते हैं कि वो क्वथन हो रहा है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्वथन बोलते हैं या फिर बॉइलिंग बोलते हैं या फिर वेपराइजेशन बोलते हैं। लेकिन अपने बॉइलिंग पॉइंट से ही कम तापमान पर वो अगर द्रव से वाष्प में बदलने लगे तो उसे हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। जैसे पानी, नदी का पानी धीरे धीरे वो सूख जाता है क्योंकि उसका वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण बोले तो हिंदी में इवापोरेशन, याद रखिएगा, वेपराइजेशन नहीं, इवापोरेशन। तो ये अंतर होता है इवापोरेशन और वेपराइजेशन में। वेपराइजेशन में भी पानी, वेपराइजेशन में भी द्रव वाष्प में बदलता है, इवापोरेशन में भी द्रव वाष्प में बदलता है, लेकिन वेपराइजेशन में अपने बॉइलिंग पॉइंट में बदलता है और इवापोरेशन में बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान में परिवर्तन होता है, कम तापमान में ही बदलता है। निम्नलिखित में से कौन एक सतह पर होने वाली घटना है? सतह पर होने वाली घटना है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण बोले तो इवापोरेशन, ये सतह पे होती है। पहले पानी है तो पहले सतह का पानी जो होगा, जो सतह का जो मॉलिक्यूल्स होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स, पहले वो इवापोरेट होगा, फिर नीचे वाला मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएगा, फिर इवापोरेट होगा। तो ऐसे ही चलता रहता है। निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके वाष्पीकरण की दर को बढ़ाया जा सकता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है एग्जाम में बहुत, तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखना। बोला है किसमें परिवर्तन करके वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन के प्रोसेस को, रेट को बढ़ाना है, इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीज करना है। सतह क्षेत्र को घटाकर गलत है, सतह क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा। तापमान को कम करके गलत है, तापमान को बढ़ाना पड़ेगा। वायु की गति को कम होने से ये गलत है, वायु की गति अधिक होने से। आर्द्रता में कमी होने से, तो ये बिल्कुल सही है, डी इसका राइट आंसर है। तो जो इवापोरेशन का रेट है ये इंक्रीज कर जाएगा जब एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब विंड का जो स्पीड है, वायु की जो गति है ये इंक्रीज कर जाएगा, और वातावरण में जो ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, ये कम हो जाएगा। तो कभी भी एग्जाम में आपसे ये पूछे हैं कि अगर वातावरण में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाए तब वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ेगी या घटेगी? तो घट जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं इवापोरेशन के रेट को चेंज करने का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 3 चीज़ें हैं जिसके बढ़ने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया, वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। बस एक चीज़ है ह्यूमिडिटी, इसके घटने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया दर बढ़ती है। नाखून की पॉलिश को हटाने वाला द्रव होता है, तो ये होता है एसीटोन। ठीक है, एसीटोन डाल करके नाखून की पॉलिश को हम लोग हटाते हैं। शीतलता का कारण है, सबको पता है, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। वाष्पीकरण शीतलता का कारण है। जब जब वाष्पीकरण होगा ठंडक महसूस होगी। जैसे आपके बॉडी से बहुत पसीना आ रहा है, पंखे के नीचे चले आते हो तो वहाँ हो जाता है पसीना का वाष्पीकरण और आपको ठंडा महसूस होता है। सुराही का पानी, घड़े का पानी ठंडा होता है क्योंकि घड़े के पानी से, घड़े का जो पानी होता है उसका वाष्पीकरण होते रहता है, जिससे वो ठंडा हो जाता है। तो जहाँ जहाँ भी वाष्पीकरण होगा वहाँ ठंडक आएगी। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की 3 अवस्था हम लोगों ने देखा, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथी अवस्था है प्लाज्मा। रक्त वाला प्लाज्मा नहीं है ये प्लाज्मा चौथी अवस्था है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है, सितारों में उच्च तापमान के कारण, सितारों में जो सितारे चमकती है, ये चमकती है प्लाज्मा के कारण। जब पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होता है तब इसका कण डैश के रूप में होता है, तो ये होता है आयोनाइज्ड गैस के रूप में। ठीक है, आयनीकृत गैस के रूप में होता है जब पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस और नियोन बल्ब के अंदर डैश गैस भरी होती है, तो नियोन बल्ब के अंदर नियोन गैस भरी होती है और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस भरी होती है। ये दोनों गैस आपको ध्यान में रखना है। इस बल्ब से होकर के जब करंट फ्लो करवाया जाता है, करंट पास होता है, तब यही नियोन गैस, हीलियम गैस आयनीकृत हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। आयोनाइज्ड हो जाने के कारण ये प्लाज्मा स्टेट में चला आता है, चौथी अवस्था में चला आता है, और प्लाज्मा का अपना एक कैरेक्टर होता है चमकने का, तो वो चमकना स्टार्ट कर देता है। इसमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो ये हो जाएगा प्लाज्मा। मैंने अभी आपको बताया कि जब करंट को पास करवाया जाता है तो ये नियोन गैस, हीलियम गैस, ये आयोनाइज्ड हो जाता है, आयनीकृत हो जाता है। आयनीकृत होने के बाद इसके पास अपना एक स्पेशल कैरेक्टर आ जाता है, वो क्या है? विशेष रंग के साथ चमकना। और ये रंग डिपेंड करता है गैस पे, कौन सी गैस है, हीलियम गैस है, नियोन गैस है, कौन सी गैस है, उस गैस पर डिपेंड करता है कि ये कौन सी कलर के साथ चमकेगा। डैश के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है, तो ये हो जाएगा प्लाज्मा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? ये थे हमारे भारत के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस।
वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाले गैस को बहुत ही डैश तापमान पर डैश करके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त किया जाता है। यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है। BEC, शॉर्ट में बोलते हैं इसे BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है। चौथी प्लाज्मा, 5वीं BEC। BEC कैसे मिलेगा? तो यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि जो एयर का डेंसिटी है, फॉर एग्जाम्पल एयर का डेंसिटी मान लो D है, तो इसका जो डेंसिटी है इसके 1,00,000वें भाग, ठीक है, 1,00,000वें भाग जितना कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करके ये स्टेट प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करके BEC स्टेट प्राप्त किया जाता है। वो भी उन गैस का जिसका डेंसिटी वायु के डेंसिटी का 1,00,000वां भाग है। 300 केल्विन तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा? तो क्या करते हैं हम लोग, केल्विन में अगर दे रखा होता है और हमसे सेल्सियस में पूछता है तो 273 क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि केल्विन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करते हैं। तो हमें सेल्सियस में चाहिए तो केल्विन में से 273 माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, 27। वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का गलनांक कितना होता है? वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का गलनांक, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो जल की भौतिक अवस्था 0 डिग्री सेल्सियस पे या तो ठोस होगी बर्फ के रूप में या फिर द्रव होगी पानी के रूप में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठोस और द्रव दोनों हो सकता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक, ये अच्छा सवाल है, ये आप याद रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। क्या करा है, प्रेशर को बढ़ाया गया है, तो याद रखिएगा प्रेशर को बढ़ाने से या फिर इम्प्योरिटी अशुद्धि बढ़ाने से, दोनों ही सूरतों में मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा, किसका, आइस का। तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक ये घटता है। चाहे आप इम्प्योरिटी ऐड कर दो चाहे प्रेशर अप्लाई कर दो, दोनों ही केस में मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा पहले से। अशुद्धि मिलाने पर बर्फ का गलनांक, तो यहाँ भी हो जाएगा, घटता है, अशुद्धि यानी कि इम्प्योरिटी ऐड करने से। निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? निश्चित ताप पर यानी एक फिक्स टेम्परेचर पर द्रव क्या है, ठोस में बदल गया, लिक्विड ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से हीट क्या होगा, निकाला जाएगा, हीट रिलीज होगा जब लिक्विड से सॉलिड में आ जाएगा, तो यानी कि ठंडा होगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं हिमीकरण। ठीक है, हिमीकरण, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हिमीकरण। और मान लो ये जो निश्चित ताप है, ये जो निश्चित ताप है, ये तो प्रोसेस है हिमीकरण, द्रव से ठोस में बदलना। और जिस ताप पर ऐसा होता है उसे हम बोलते हैं हिमांक। हिमांक बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट। तो द्रव से ठोस में बदलना, इसी को हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पर ऐसा होता है उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। जिस ताप पर हिमीकरण की घटना होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग हिमांक बोलते हैं, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। निश्चित ताप जिस पर द्रव गैस या वाष्प में निश्चित ताप जिस पर द्रव गैस या वाष्प में बदल जाता है उसे क्वथन या वाष्पन कहते हैं। लेकिन उस निश्चित ताप को क्या कहते हैं? बोला वो फिक्स टेम्परेचर जिस पर लिक्विड ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उस फिक्स टेम्परेचर को क्या कहते हैं? क्योंकि इस प्रोसेस को क्वथन बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और ये जो टेम्परेचर है, इस प्रोसेस को बॉइलिंग बोलते हैं या फिर वेपोराइजेशन बोलते हैं, लेकिन इस टेम्परेचर को, इस फिक्स टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। द्रव का क्वथनांक, इस बार पूछा है द्रव का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। मैंने मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताया आपको, अशुद्धि मिलाने पर या फिर दाब को बढ़ाने पर, दोनों ही केसों में मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है? जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जब हम इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे, ठीक है, इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा अशुद्धि मिलाने पर और दाब को बढ़ाने पर। ठीक है, तो यहाँ क्या हमारा आंसर हो जाएगा? दाब बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, दाब घटाने पर बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, अशुद्धि मिलाने पर भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ए और बी हमारा राइट आंसर होगा, बट यहाँ ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप ए और बी याद रखोगे। ए और बी दोनों ही केस में प्रेशर बढ़ाओ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इम्प्योरिटी बढ़ाओ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इसमें से कोई भी नहीं है जो राइट आंसर है। ए और बी इसका सही आंसर होगा।
एक निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? एक फिक्स टेम्परेचर पर जो वेपर है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो वेपर से लिक्विड से वेपर में आने के लिए हम लोग हीट ऐड करते हैं, हीट देते हैं। वेपर से लिक्विड में आया तो यहाँ क्या होगा? हीट रिलीज होगा। यहाँ मैं माइनस हीट लिख रहा हूँ, यानी कि हीट रिलीज हुई है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं संघनन। ठीक है, संघनन। और जिस टेम्परेचर पर ऐसा होता है, ये तो प्रोसेस है, ये घटना है, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होना, और जिस टेम्परेचर पर ऐसा होता है उसे हम लोग बोलते हैं संघनन बिंदु। जिस ताप पर वाष्प द्रव में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं संघनन बिंदु, कंडेंसेशन पॉइंट। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या बोलते हैं? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, अगर आप हीट करो तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लेकिन स्टेट बदल जाएगा। स्टेट क्या होगा? ये बदल जाएगा, अवस्था बदल जाएगा। तो उस हीट को हम लोग बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या करेगा? ये टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देगा, लेकिन उसकी अवस्था को बदल देगा, पदार्थ के अवस्था को बदल देगा। ये खासियत होता है गुप्त ऊष्मा में। गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक क्या होगा? तो गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक होता है जूल पर किलोग्राम। ठीक है, जूल पर किलोग्राम। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? तो ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। ये वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक है, बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। यानी अगर 1 ग्राम आपके पास आइस है, तो इस 1 ग्राम आइस को पूरा वाटर में कन्वर्ट करने के लिए एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपको 80 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ फिक्स है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और आप हीट कर रहे हो, 80 कैलोरी हीट दे रहे हो, तब जाकर के 1 ग्राम आइस वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस 80 कैलोरी को हम लोग बोलेंगे गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। और क्योंकि हम बर्फ को गला रहे हैं तो ये होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी है? तो इस बार क्या है कि 1 ग्राम आप ले रहे हो वाटर और टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, और ये 1 ग्राम वाटर पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए अब जो हीट दिया जाएगा ये होगा 540 कैलोरी। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा 540 कैलोरी पर ग्राम। क्योंकि हम लोग वाष्प में बदल रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है। जब आपका उंगली किसी गर्म पानी में डूब जाए तब आपको उतना जलन नहीं होगा जितना कि आपके उंगली पर भाप लगता है। तो इसका कारण यही होता है कि भाप की गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है। अब जैसे ही आपकी उंगली पर भाप लगता है आपका उंगली भीग जाता है, तो क्या होता है, वहाँ गैस से जो वाटर वेपर होता है वो गैसेस फेज से लिक्विड फेज में चला आता है। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन हो गया। क्योंकि अवस्था में परिवर्तन हुआ है तो यहाँ पर हीट रिलीज होती है 540 कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से। तो यही हीट हमारे हाथों को बर्न कर देता है, जला देता है। जल का वाष्पीकरण होता है। तो जल का वाष्पीकरण बोले तो इवापोरेशन होता है। तो कब होगा, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता तो हम इसे बोलते हैं बॉइलिंग, इसे हम बोलते हैं बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन। लेकिन यहाँ बोला इवापोरेशन, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर। डी इसका राइट आंसर होगा। सुराही का पानी ठंडा होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका कारण है इवापोरेशन, वाष्पीकरण। जहां जहां वाष्पीकरण होगा वहां ठंडक आएगी। रेफ्रिजरेटर के अंदर डैश भरा होता है जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करती है, तो ये होता है फ्रीऑन द्रव। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? आपेक्षिक आर्द्रता जिस यंत्र से मापी जाती है वो होता है हाइग्रोमीटर। ध्यान रखिएगा, हाइड्रो नहीं है, हाइग्रोमीटर। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? तो समान मात्रा के लिए सबसे स्लो प्रोसेस वाष्पीकरण होता है, इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन ये सबसे स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ही धीरे धीरे होता है। 310 केल्विन का मान डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 310 केल्विन मान ये हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। 310 केल्विन बोल दो, या फिर 96 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल दो, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस बोल दो। तो सी इसका राइट आंसर होगा। 310 केल्विन बराबर 37 डिग्री सेल्सियस बराबर 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। वैसे कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला भी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में अगर निकालना हो तो डिग्री सेंटीग्रेड में 273 हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। और एक फार्मूला होता है फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 C। ये C क्या है, सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। तो ये आपके पास कुछ कन्वर्जन फार्मूला है, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए।
आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? आयतन का एसआई मात्रक क्या होगा? लीटर भी है, घन मीटर भी है, घन सेंटीमीटर, मिलीलीटर, ये सब आयतन का ही मात्रक है, लेकिन एसआई मात्रक होता है घन मीटर, यानी कि मीटर क्यूब। शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सीसी या फिर 1000 kg पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे ये शुद्ध जल का घनत्व होता है। बाकी कोई भी टेम्परेचर उठा लो, इससे कम होगा घनत्व। जब बर्फ पानी में तैरता है तब इसके आयतन का कौन सा भाग पानी के ऊपर रहता है? तो पानी के ऊपर 10% भाग होता है, पानी के नीचे 90% भाग होता है। तो पानी के ऊपर पूछा है तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका कोई मात्रक नहीं होता? तो घनत्व का मात्रक होता है मीटर केजी पर मीटर क्यूब, आयतन का मीटर क्यूब, द्रव्यमान का केजी। अपेक्षिक घनत्व होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अपेक्षिक घनत्व होता है किसी भी वस्तु का घनत्व बटे में पानी का घनत्व एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ऊपर भी घनत्व नीचे भी घनत्व, यूनिट कैंसिल आउट हो जाता है और कोई यूनिट नहीं बचता। तरल पदार्थों के अपेक्षिक घनत्व किससे मापी जाती है? तरल पदार्थों के अपेक्षिक घनत्व मापी जाती है हाइड्रोमीटर से। ठीक है, हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, और अपेक्षिक घनत्व ये हाइड्रोमीटर से। तो बी इसका राइट आंसर होगा। जब ठोस पिघलता है तब तापमान क्या होगा? ठोस पिघल गया, ठोस का पिघलना यानी कि अवस्था में परिवर्तन। तो जब अवस्था में परिवर्तन होगा तो तापमान क्या होगा? अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि ठोस का पिघलना अवस्था का परिवर्तन है तो तापमान नियत होता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। ये ग्रुप डी 2018 का सवाल है। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। बाकी कोई सा भी टेम्परेचर उठा लो, पानी का घनत्व इससे कम मिलेगा आपको। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का डेंसिटी ये मैक्सिमम होता है और वॉल्यूम ये मिनिमम होता है। तो आप ये ग्राफ याद रख सकते हो। ये मान लो डेंसिटी है, ये टेम्परेचर है, तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ मिलता है। ये हो गया मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम, और ये टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी देख लो मैक्सिमम है। बाकी कोई सा भी टेम्परेचर उठा लो, आपको इस पॉइंट से नीचे ही डेंसिटी मिलेगा। ठीक है, नीचे ही मिलेगा। जब बर्फ पिघलता है तब इसका आयतन, तो जब बर्फ पिघलेगा, अब देखो डेंसिटी का मैंने आपको ग्राफ बताया। अब ये ग्राफ होता है वॉल्यूम का, आयतन का और टेम्परेचर का। और ये जो मिनिमम पॉइंट आप देख रहे हो, ये मिनिमम पॉइंट ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम था, इस तरह से ग्राफ आया था, और 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम मिनिमम होता है। तो मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर बर्फ है, अगर उसको हम पिघलाना स्टार्ट किए तो पहले उसका आयतन देखो डिक्रीज करेगा। कब तक? 4 डिग्री सेल्सियस तक। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका आयतन फिर बढ़ने लगेगा। तो जब बर्फ पिघलता है तो पहले आयतन घटता है, उसके बाद बढ़ता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा, फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद बढ़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसा सिर्फ बर्फ के साथ आपको लगाना है, हर लिक्विड के साथ ऐसा नहीं होगा। कोई भी लिक्विड पिघलता है तो उसका आयतन लगातार बढ़ता है, लेकिन पानी के केस में उल्टा होता है कि आइस को अगर हम पिघलाएंगे तो पानी का आयतन